अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक सच नून मीम चौहान के साथ में हाजिर। कल एक साहब ने पूछा कि सच खौफनाक भी होता है, तो मैंने उसे कहा जी बिल्कुल। अगर फ़र्ज़ करें मैंने लाल रंग की टी पहनी हुई है तो मैं कहूँगा कि ये सच है कि मैंने लाल रंग की टी पहनी हुई है, लेकिन ये सादा आम सा सच होगा, खौफनाक नहीं होगा। अगर मैंने क्लैशनकोव भी साथ लटकाई हुई है और मैं तस्लीम करूँगा कि हाँ जी हाँ मैंने कोई बंदूक या असला भी लटकाया हुआ है, तो वो एक खौफनाक सच होगा। क्योंकि मैं जिन अमूर पर ज़्यादातर बात करता हूँ पाकिस्तानी सियासत में, रूहानियत के एतबार से और मज़ाहब के मामलात पर, तो वो ऐसे सच हैं जो तकलीदियों के लिए बहुत खौफनाक होते हैं। मेरे लिए तो ऑब्वियसली नहीं है, सच तो सच है और वो तो ज़ाहिर बात है, मैं एग्री करता हूँ कि उसने खौफनाक या खरा या जिस तरह के भी नाम उसके लिए जाते हैं। बहरकैफ आज मैं जिन 3 टॉपिक्स पर बात करना चाहूँगा, सबसे पहले हासिल बेज़ेंजो पर, और उनके हवाले से मैं ये बात करूँगा कि जब शख्स इंतकाल कर जाता है, उसकी रूह परवास कर जाती है, तो फिर उसके बाद उसको क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है और उसके होते हुए क्यों नहीं वो जो बेचारा बातें करता है या असूल और हक पर खड़ा होता है वो मानी जाती हैं। उसके बाद मैं चीन के हवाले से तीसरी जंगे अजीम पर कुछ तबसरा फिर करूँगा, और आखिर में जो मैंने कल कहा था कि अब अवामुन्नास को क्या करना चाहिए इन हालात में, किस तरह अडेप्ट करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए या बातली कुव्वतों का हिस्सा बनना चाहिए। सबसे पहले हासिल बेज़ेंजो एक ज़बरदस्त शख्सियत, एक ज़बरदस्त सियासी लीडर, असूली मौक़िफ़ पर डटे रहने वाला। कल DGISPR ने उसकी कंडोलेंस भी की ट्विटर अपने हैंडल से, और बहुत दिलचस्प ट्वीट थी। उसमें कोई तारीफ नहीं उनकी की गई थी, सिर्फ इज़हार अफसोस उनकी फैमिली के साथ किया गया था और सिर्फ कंडोलेंसेस थे। वैसे अफसोस उन्होंने करना भी क्यों था, क्योंकि हासिल बेज़ेंजो वो वाहिद शख्स है मेरी तरह जिसने जनरल फैज़ हमीद का ओपनली नाम लेकर कहा कि ये सियासत में गंद कर रहा है। जब 19 नवाज लीग के सेनेटर्स को मिलाया गया और उन्होंने हासिल बेज़ेंजो के लिए वोट नहीं दिया, तो उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये फैज़ हमीद से पूछो जो DGISI। उनके कल वो क्लिप बहुत वायरल हो रहे थे जिसमें उन्होंने फैज़ हमीद का नाम लिया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैज़ हमीद को मोरद इल्ज़ाम ठहराया ये जो खादिम रिजवी का धरना था, और उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। और मैं जनरल फैज़ हमीद की काफ़ी सारी कारस्तानियों पे रोशनी डालता हूँ, लाइक 7 अरब का डेवलपमेंट फंड, 7 अरब रुपए का एक ढुडियाल नामी कस्बे के लिए, अपने गांव के लिए। कमाल है। वैसे इतनी धांधली, इतनी बदमाशी, इतनी गुंडागर्दी कभी सोचा भी नहीं था, और पाकिस्तानी फौज के हाथों। तो मैं बात कर रहा था कि ऐसे क्यों होता है कि जब वो लोग जिंदा होते हैं मेरी तरह और वो बात करते हैं तो उनकी क्यों नहीं सुनी जाती, उनकी क्यों नहीं मानी जाती। इसके सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो ये वजह है कि इस बुनियादी तौर पर हम दिल से सच को, अपने सही रास्ते को, सिराते मुस्तकीम को, उसूलों को, अपने मज़ाहिब की इक़दार को या इखलाकी इक़दार को दिल से तस्लीम ही नहीं करते। हमारा दिल सिर्फ मादा परस्ती की तरफ जानब होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। हमें अपने मुफाद अजीज़ हैं। फ़र्ज़ करें मुझे कोई बंदा कहता है कि लाइक जैसे फ़रूख इरफान ने कहा था कि मैं तुम्हें $5 मिलियन ऑफ़र करता हूँ। अगर मेरा मंशूर ज़िंदगी का मादा परस्ती होता तो ये बड़ी अच्छी ऑफर थी, मैं ज़रूर कबूल करता, या मुझे हज़ारों ऑफर्स होती थी, ख़ास तौर पे जब मैं लिक्विडेशन बोर्ड का चेयरमैन था। जैसे मैंने
ब्रिगेडियर मान के खिलाफ कुछ 13 अरब रुपए की बंगलिंग के फ्रॉड के केसेस बताए। तो मुझे कितने, वो तो अब डेड केसेस हो गए हुए थे, लेकिन आई पिक्ड अप। तो एक लोगों का कुछ का ख्याल था कि शायद ये उनसे पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत ऑफर हुए। टिल द एंड आई हैव बीन प्रोसिक्यूटिंग देम, बल्कि हाई कोर्ट के जजों और मेरे बाद वाले चेयरमैनों ने उनको बंद किया पैसे लेके या क्या, ये मैं कुछ नहीं उसमें कह सकता। तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मादा प्रस्ती। मटीरियल बेनिफिट्स को सुपीरियर समझा गया इखलाकी, मजहबी और आईनी कानूनी इक़्तिदार से। सिंपल एज एनीथिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। जिस वजह से मैं अक्सर कुरान पाक की वो आयत कोट करता हूँ, कबुरा मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि आप जो कहते हैं अगर वो करते नहीं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। यू सी, तो आप के एक्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ही नहीं है उन अल्फाज के साथ। कल PMLN ने बहुत ज्यादा हासिल बेजेंजो की मौत पर, वो नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त थे, हाय अल्लाह ये हो गया वो हो गया। अच्छा, नवाज शरीफ ने तो कभी जनरल फैज का नाम नहीं लिया है। आज तक मुझे बताएं नवाज शरीफ ने कहा हो कि जनरल फैज को हटाया जाए। नवाज शरीफ ने तो कूद कूद के टप टप के बाजवा की एक्सटेंशन पे मोहर लगाई। ठीक है ना जी। तो इंटरेस्ट क्या है, ये मेरी रिक्वेस्ट है यूथियों, जियालों और पटवारियों को कि खुदाया, मैं अभी इस घास पे मैं जब आता हूँ तो सुबह औस पड़ी होती है, तो मैं इस शबनम में कोई आधा घंटा वॉक करता हूँ, उससे दिमाग बड़ा फ्रेश हो जाता है और मैं बड़ा हेल्दी फील करता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ये बच्चे कैसे समझेंगे, मतलब दी एंड ऑल क्या है। एंड ऑल क्या ये है कि आपने मादा परस्ती के लिए दौड़ लगानी है और अगर ना मिले तो खुदकशी करनी है। थर्ड ऑप्शन कोई है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप उस सच को लेके चलें जिसके साथ आप पैदा हुए, आप उस कुदरती हकीकतों को लेकर साथ चलें जिनके साथ आप पैदा हुए हैं। रूह की रोशनी को आप ब्राइट करें। तो ये बहुत फजूल है, ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाला, ये आसमा शराजी, हिजाबी, ये लोग तो कायम है। आसमा शराजी तो जिंदा है। आसमा शराजी ने आज तक कहा है कि जनरल फैज हमीद के टॉर्चर से हासिल बेजेंजो जैसे लोग मर गए। मैं ही हूं ना जो कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर वो मरा है तो जिस तरह खुदकशी पे कहा जा रहा है कि जी फलां ने अगर खुदकशी की है तो उसको अंदर दे दो, ठीक है जी, उसकी वजह से खुदकशी की है। तो फिर इसी तरह ये बेचारा गरीब जो मरा है वो कहता था मैं तो शायद 5 साल जीऊं भी ना, मुझे कैंसर है। उसको भी कैंसर ये फैज हमीद जैसे बदमाशों की वजह से हुआ है। हमारे मुआशरे से इखलाकी इक़्तिदार बिल्कुल खत्म हो गई है और हमारा मुआशरा मुनाफ़क़त के बलबूते पर चल रहा है और मुनाफ़क़त बहुत जरूरी रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ मादा परस्ती। शाह महमूद कुरैशी आजकल चीन में है। शाह महमूद कुरैशी फॉर वन, मैं आज कुछ ट्वीट्स पे जवाब दे रहा था कि आई लव्ड शाह साहब ऑन दिस इशू, वफादारी बशर्ते इस्तवारी असली माँ है। जबकि सारे कह रहे हैं इमरान कोकेनी, नवाज शरीफ वगैरह कि लोला पोपा रखें, चीन के साथ भी लोला पोपा रखें, अमेरिका के साथ भी लोला पोपा रखें, एक टांग फलस्तीन में रखें, दूसरी टांग इसराइल में रखें। ऐसा नहीं चलता है। शाह साहब इज वेरी क्लियर। कल परवेज रशीद ने कहा जी उसको रिसीव करने कोई नहीं आया। देखे ना, नवाज शरीफ जाता था तो ये, हाँ जी, नवाज शरीफ को रिसीव करने माओ से तंग कबर से आता था। कमाल है। कल उनके फॉरेन मिनिस्टर जो बहुत पावरफुल हैं चीन का, उन्होंने बड़ा उनकी रिसेप्शन दी, इस्तकबाल किया। चीन के बड़े वाइटल इंटरेस्ट है। ये मेरा दूसरा मौजू है जिस पे मैं बात करता हूँ कि आज कुछ मजीद सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, जो मैं खौफनाक सच के साथ रिलेट करता हूँ कि साउथ चाइना सी में कुछ एक प्राइवेट सैटेलाइट के जरिए कुछ इमेजेस ट्रेस हुए हैं जिसमें कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटी सबमरीन में पाई गई है। एक सबमरीन ने को टनल के जरिए कनेक्शन के थ्रू कोई न्यूक्लियर या इस तरह की एक्टिविटी देखी गई है। तो चीन इज ऑल सेट। बेसिकली चीन और इंडिया
डेस्परेट हैं कि ये 1.5 अरब की आबादी को संभालने के लिए अब इनको खत्म करना है, तो किस तरह खत्म करना है। अमेरिका भी सर्टेनली इसमें, वेस्ट और अमेरिका भी हिमायती हैं कि यार ये जो 3 अरब का गन, 3-4 अरब का बांग्लादेश और ये छोटे मुल्क मिला के पाकिस्तान वगैरह, कि यार ये 4 अरब का गंद अगर उधर ही समेटा जा सके, ऐसा नहीं होगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया में ही अगर न्यूक्लियर असला चलता है, इस्तेमाल होता है, तो कोई आधे से ज्यादा ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये मामला तब तीसरी जंग अजीम की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं, ये मामला तब क़यामत की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान के लिए अब सवाए कुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पर चीन के साथ मिलने के अलावा बिल्कुल कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान पे कोई और बंदा ट्रस्ट नहीं करता है, चीन पाकिस्तान पे बिल्कुल ट्रस्ट करता है। क्यों? क्योंकि चीन ने कभी भी पाकिस्तान को लोला पोपा नहीं लगाया। चीन ने हमेशा पाकिस्तान को तब भीख सपोर्ट दी है जब पाकिस्तान उनके पांव पड़ा है, तो इसलिए चीन के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उतना का अपना काम निकाल देता है। देखें जी, चीन ने तो अमेरिकी डेट खरीद लिया कि कल कला अगर कोई कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में प्रॉब्लम हुआ करेंसीज के साथ, तो कहेंगे ये देखें जी, हालांकि उसके अमेरिका के पास कई तरीके हैं उससे दौड़ने के, ठीक है जी, लेकिन चीन ने वो भी खरीद लिया। चीन ने गिरवी रखे हुए हैं एयरपोर्ट, बंदरगाहें, चीन ने सड़कें और मुल्क की गिरवी रखे हुए हैं, तो चीन को क्या मसला है। तो चीन इज देयर, वो कोविड तरीके से छुप छुपा के खुफिया तौर पे, इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको जेल से देता हूँ। एक जेल है जहां कुछ लोगों को कैद रखा हुआ है, स्टेट क्या करती है कि वहां सर्वेलेंस करती है, वहां ऊपर दीवारें, खारदार तारें, वीडियो कैमरा, CCTV कैमरास लगे हुए हैं, वायरलेसेस हैं, ठीक है जी, और बहुत सारे सिक्योरिटी कार्डन्स हैं बाहर। फिर उसका कोविड तरीका क्या है, ऑप्शन क्या है कैदी के पास, कि वो टनल अंडरग्राउंड बनाता है, ठीक है ना जी। वो वाला तरीका चीन इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका रियासत वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा है मुल्कों को घेरने का, कंट्रोल करने का। ओवरटली चीन कवर्टली कर रहा है। तो चीन की तो अभी बहुत सारी चीजें आपको जनाब पता लगेंगी। चीन ने तो जो कुछ ज़ेंग ज़ाओपिंग ने ओपन करके वेस्ट के लिए करना था वो कर लिया है। वो इन इदारों में भी जो उन्होंने चीनी भेजे, इट्स ऑल ओवर नाउ। ट्रंप ने बहुत लेट आके अमेरिका की तरफ से ये फुल स्टॉप लगाया है। अभी भी अगर डेमोक्रेट्स जो बाइडन वगैरह आ जाते हैं तो फिर मामला उसी तरह उला पुला चलते रहेंगे, लेकिन लेट्स सी वो क्या होता है। बट मैं इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म्ड हूँ कि यकीनन अब तीसरी जंग अजीम भी होगी, अब क़यामत भी आएगी और अब मादा परस्ती का जनाजा उठेगा। आपने अब क्या करना है सूरत हाल में? आपके पास क्या चॉइसेस हैं? एक तो है कि उन बातली कुव्वतों का साथ देना शुरू कर दें, उस मादा परस्ती का हिस्सा बन जाए। ये फैसल वाडा, जुल्फी बुखारी, चमटे चमाटे जितने भी हैं, इनकी तरह MQM वगैरह। आज ही मुझे अंसारी भाई कह रहे थे कि वो कराची का कमाड़ी जिले पे बड़ा ववेला हो रहा है। कमाल है, वैसे इतने जिले बने। कराची के सिर्फ 3 1986-87 में जिले होते थे। अपना साउथ का कराची का, ईस्ट का कराची का और कराची वेस्ट। ये मैं जब कराची में गया हूँ तो उससे, बल्कि जब हम अंडर ट्रेनिंग गए थे तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नया बना था, तो उसके बाद ये मलीर और ये बाकी जिले बने हैं। तो अब वो किमाड़ी का भी कह रहे हैं, यस किमाड़ी को भी बन जाना चाहिए, लेकिन उसको रिलेट कर रहे हैं कि जी शायद इससे कराची अलग सूबा बनेगा। भाई सूबा भी बनना है तो उसके लिए असेंबली में पहले तहरीक पास करें कि सूबा बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर नेशनल असेंबली भी है इस पे डिस्कशंस के लिए। तो सारी एक तरीका तो ये है इस गंद के साथ मिल जाए, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि मेरी तरह इसके इन ऑपोजिशन खड़े हो जाएं। क्या है, मौत तो आनी है, मौत तो अब तीसरी जंग अज़ीम और क़यामत से आनी ही है। अब आपको क्या डर है, ठीक है जी। अभी भी एज अ लास्ट अटेम्प्ट, एज अ लास्ट ट्राई मारें, इफ यू कैन लिव इट।
थर्ड है, इससे भी फर्दर आला स्टेप जो मैं रिकमेंड आप लोगों को करता हूँ, आप ना तो जहाद पे जाएं और ना ही आप इन बातिल कुव्वतों का बने अलाकार, आप कुदरत के साथ जिंदगियां गुजारनी शुरू कर दें। ठीक है जी, 3 टाइम रोटी की बजाय 1 टाइम रोटी कर दें, वॉक शुरू कर दें, दरख्तों को जपियां डालनी शुरू कर दें, स्टारी नाइट्स पे चले जाएं। लाइक मैं आपको जैसे बताता हूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मुझे बड़ा होता है कि मैं अपना कहीं जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्वाइन करूं, तो उसमें मुझे 3-4 ऑफर्स हैं जो मैंने अगले महीने जाना है। और मेरे पसंदीदा जो सीन्स हैं उनमें एक तो है लाइक सी की है, पोर्टलैंड में एक फार्म है जहां मुझे शेफर्ड की ऑफर है, और कोई बकरियों का, शीप का फार्म है। दूसरी है माउंटेन्स में, एक कोलोराडो में कोई 6000 फुट हाइट के माउंटेन्स हैं जहाँ एक बहुत खूबसूरत कोई 3-4 एकड़ का फार्म है। और तीसरी न्यू मैक्सिको में ऑफर है, एक बहुत मल्टी कल्चरल, किसी ने कोई 15,000 एकड़ पे एक एक्टिविटी जनरेट की है फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड टू जॉइन इन दिस कॉस्मिक डांस, और आप अपना उधर आके क्रिएट करें दिस नेचुरल लाइफ, इस नेचुरल लाइफ का। जैसे कि मैंने उस इंडिया में लड़की की मिसाल दी है कि उसने अपनी 400 स्क्वायर फीट टेरेस में कैसे विदाउट सॉइल उसने ये पत्तों की खाद कंपोस्ट बना के या फल और इन किचन वेस्ट से उसने ग्रो किए हैं। नेचुरल लाइफ रहना शुरू कर जाए ताकि आपको मदद मिले इन अनदर ह्यूमन एवोल्यूशन। बुनियादी तौर पे एक और ह्यूमन एवोल्यूशन होना है। देखें, ये रूह जो बॉडी में है, इसने रूह ने फर्दर, रूह तो फना नहीं होनी है, एनर्जी तो वुड रिमेन देयर, तो वो इन सर्कमस्टेंसेस में, इन एक्सटर्नल कंडीशंस में एक और शेप लेगी। जैसे डार्विन ने कहा पहले इंसान बंदर होता था, ठीक है, उधर से वो इस फॉर्म में आया है। मेरे नजदीक नया इंसानी इर्तिका सीइंग बियॉन्ड 5 सेंसेस होगा। मैं खुद बजाते खुद इस पर बहुत मेहनत की है और मैं काफ़ी हद तक बियॉन्ड 5 सेंसेस चीज़ों को देख सकता हूँ अपनी रूहानियत की पावर के साथ। आप भी ये कर सकते हैं। उस फेज में चले जाएं, उसमें फिर आपको मौत ही नहीं है, उसमें कोई मौत नहीं है, वो इन्फिनिटी है, वो ब्लेस है, वो निर्वाणा है बुद्धा का। तो ये आपके पास ऑप्शन है। बाकी मटेरियल मकसद के लिए अगर आपने जिंदगी गुजारनी है, फिर भूल जाएं देयर इज अ फ्यूचर, फिर क़यामत इज अवेटिंग, फिर थर्ड वर्ल्ड वार इज अवेटिंग। शाम तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के